जैसा कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि सारे राज्यों के चुनावों पर एक संक्षिप्त विश्लेषण के बाद हम बंगाल पर एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। उसके लिए मेरे साथ हैं इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल बाबा अमिताभ तिवारी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। बंगाल चुनाव में हम स्वॉट एनालिसिस से शुरू करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस के लिए बताइए कि आपको क्या लगता है। तृणमूल कांग्रेस का तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ममता बनर्जी जी ही है, क्योंकि 10 साल की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी तो है वहां पे। सेटिस्फैक्शन लेवल जो सरकार जो गवर्नमेंट से पब्लिक को है वो भी 50% से लगभग कम है, सी वोटर सर्वे के अनुसार। लेकिन ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी काफी हाई है, तो वो इसको निगेट करती है जो सरकार के खिलाफ जो नारा। तो उनका एक लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन पार्टी, एक उनका इमेज है जैसा मोदी जी का है बीजेपी में। दूसरा स्ट्रेंथ यह है कि उनका जो कैडर, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है टीएमसी का, वो वहां पे काफी मजबूत है। टीएमसी जब पार्टी बनी थी 1998 में, तो लगभग 2/3 जो आज के डेट में जो उसका वोट बेस है, या आज के डेट में जो उसका कैडर है, वो पुराने कांग्रेस से आया हुआ है, क्योंकि टीएमसी इज द रियल कांग्रेस इन बंगाल नाउ। और लगभग 1/3 जो उसका वोट बेस है, सब वोट बेस है, कैडर बेस है, वो लेफ्ट फ्रंट की तरफ से आया है। तो जो लेफ्ट के पहले पुअर और लोअर क्लास के वोटर थे, वो सिंगूर और नंदीग्राम मूवमेंट के बाद टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो गए। उनका एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कैडर एज वेल एज सपोर्ट बेस है। क्योंकि 10 साल से पार्टी पावर में है। अ, उनके पास रीजनल लीडर्स भी हैं। जो 5 मेन रीजन्स हैं वहां पर, 5 क्षेत्रों में उनके पास बड़े रीजनल लीडर्स भी हैं, क्योंकि पार्टी के पास रिसोर्सेज है। दे आर ऑल्सो एबल टू अट्रैक्ट जो आपके ये टॉलीवुड जिसको कहा जाता है, उससे भी उनके पास कई सारे नेता आए हैं। अ, कुछ ममता बनर्जी की स्ट्रेंथ वहां पे, या टीएमसी की स्ट्रेंथ वहां पे, वुमेन वोटर भी है। जैसा हमने बिहार में देखा कि नीतीश कुमार की जीत के पीछे वुमेन वोटर को बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पे वुमेन वोटर भी लगभग 49% है, और वुमेन वोटर का टर्नआउट भी पुरुषों से अधिक रहा है लोकसभा चुनाव में पिछले। और खास करके महिलाओं के लिए जो कुछ स्कीम्स इन्होंने बनाई हैं, जैसे कन्याश्री और राज्यश्री और एक दो और स्कीम्स हैं, जो कि काफी वहां पे पॉपुलर है महिलाओं में। और महिला मुख्यमंत्री पूरे भारत में अभी एक ही है, ममता बनर्जी। तो महिलाओं का एक तरह से इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ है। तो ये 3-4 फैक्टर्स उनकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस में ये है कि 10 साल जब कोई भी सरकार रहती है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो जो रैंक एंड फाइल में करप्शन बहुत ज्यादा है, जो कट मनी या सिंडिकेट जिसको बीजेपी कह रही है। और खुद ममता बनर्जी ने भी पहले अपने वर्कर्स और जो छोटे मोटे लीडर्स हैं उनको आगाह किया है कि इस टाइप के करप्शन में इन्वॉल्व ना हो। तो करप्शन काफी डीप रूटेड है। लोगों को कुछ भी कराने के लिए बहुत हर लेवल पे रिश्वत देनी पड़ती है, ऐसा माना जाता है वहां पे। तो एंटी इनकम्बेंसी है, काफी ज्यादा है, करप्शन है। एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स का भी अ, आरोप उनके ऊपर लग रहा है। और हमने देखा है कि भारत में डायनास्टिक पॉलिटिक्स को जो खास करके युवा वोटर है, वो उतना अच्छे से इस फैक्टर को नहीं लेता है। तो हालांकि वो स्ट्रीट फाइटर रही हैं और पार्टी उन्होंने बनाई है अपने बलबूते और अपने मेहनत पर और लोगों के साथ, लेकिन अभिषेक बैनर्जी की जो जिस तरह से पावरफुल हुए हैं पार्टी में, उस तरह से बाकी लोग अ, काफी जो लीडर्स हैं नाराज हुए हैं, और वो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स का भी उनके ऊपर एक आरोप लगा है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण जो वीकनेस जो पार्टी या सरकार में है, वो बीजेपी ने ये कोशिश करी है ये पेंट करने के लिए कि तृणमूल माइनॉरिटी अपीजमेंट करती है, जैसा कि उन्होंने कांग्रेस के साथ किया है। और ये ऐसे ही मतलब आरोप नहीं लगाया गया। हमने देखा है कि जय श्री राम के नारे पे ममता बनर्जी काफी बार भड़क चुकी हैं। वहां पे माइनॉरिटीज क्लरिक्स के लिए
स्टाइपेंड की व्यवस्था थी, एक बार दुर्गा पूजा के विसर्जन समारोह के की भी एक कंट्रोवर्सी रही है पहले। तो माइनॉरिटी अपीजमेंट टीएमसी करती है, ये धीरे धीरे प्रूव हो गया है। और वहां पर हालांकि ऐसी रीजनल पॉलिटिक्स नहीं होती थी पहले, लेकिन भाजपा इस चीज को लोगों के मन में बिठाने में कामयाब रही है। तो ये कुछ वीकनेसेस हैं उनकी। अपॉर्चुनिटी ये है कि 10 साल की सरकार के बाद भी एक तीसरी बार बंगाल में सरकार बनाने का मौका है। और अभी भी ओपिनियन पोल जो है इनिशियल वो दिखा रहे हैं कि टीएमसी ही आगे चल रही है। थ्रेट उनको भाजपा से है, क्योंकि भाजपा ने एक काफी सरप्राइज और काफी अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में किया था, और लगभग टीएमसी के बराबर ही वोट शेयर था, ऑलमोस्ट 3% कम था। और हमने पहले देखा है कि अ, भाजपा अपोजिशन में रहते हुए मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन करती है। और ये चुनाव आसान नहीं रहने वाला है, तो ये एक थ्रेट उनको जरूर है। जी। अब भाजपा जो साउथ इंडियन पे काफी जोर लगा रही है बंगाल में, उसका स्वोट एनालिसिस कैसे करेंगे? भाजपा की भी जो मतलब स्ट्रेंथ तो वहां पे मोदी फैक्टर ही है, बिकॉज भाजपा यहाँ पर कोई लीडर भाजपा के पास वैसा नहीं है जो कि ममता बनर्जी के करिश्मा को मैच कर सके। और भाजपा की ये स्ट्रैटेजी भी रही है कि जहां जहां वो अपोजिशन में रही है, वो मोदी जी के नाम पे ही चुनाव लड़ती है। क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक 9 चुनाव भाजपा एज एन ऑपोजिशन जीती है, उसमें से सिर्फ 2 चुनावों में ही उन्होंने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया। और उसमें से भी एक में हिमाचल प्रदेश में उनका सीएम कैंडिडेट हार गया था चुनाव। तो भाजपा का स्ट्रेंथ जो यहाँ पे है वो मोदी फैक्टर है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, सरकार की पॉपुलैरिटी है, उनके स्कीम्स की पॉपुलैरिटी है। पैंडेमिक के दौरान जो फ्री राशन और सुविधाएं गरीबों को दी गई, वो भी एक फैक्टर है। माइनॉरिटी अपीजमेंट, क्योंकि ये एक आरोप भाजपा का टीएमसी पे चिपक चुका है, उसकी वजह से जो हिंदूज हैं वहां पे उनमें एक एक कंसोलिडेशन हुआ है। जो हिंदू वोट है वहां पे कंसोलिडेट हुआ है, और भाजपा की तरफ काफी झुका हुआ है वहां पे जो हिंदू समाज हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। लेफ्ट का बिखराव जो है वो भी भाजपा का एक स्ट्रेंथ, भाजपा के लिए एक स्ट्रेंथ में तब्दील हुआ है। क्योंकि लेफ्ट का जो वोटर है वो ये देख रहा है कि लेफ्ट शायद अब बीजेपी सॉरी टीएमसी को टक्कर देने के इसमें नहीं है। तो लेफ्ट फ्रंट का जो वोटर है धीरे धीरे भाजपा की तरफ जा रहा है। इवन उनके कैडर और पार्टी वर्कर्स भी जो हैं वो देख रहे हैं कि भाजपा एक ज्यादा रिसोर्सफुल पार्टी है, क्योंकि वो सेंटर में सरकार में है और अन्य राज्यों में है, और टीएमसी को टक्कर देने में भाजपा ज्यादा सक्षम है। तो दो तीन ये इनके स्ट्रेंथ्स हैं। वीक और भाजपा की भी जो ऑर्गेनाइजेशन वहां पे है पिछले 5-6 साल में काफी मजबूत हुई है। भाजपा ने वहां पर भाजपा और आरएसएस ने वहां पर जो पुअर एंड लोअर क्लास है, जो शेड्यूल कास्ट है, उनके ऊपर काफी काम किया है। अ, अ, और लगभग आज और उसी का नतीजा है कि आज भाजपा को लगभग 40% वोट लोकसभा में मिला। वीकनेसेस में ये है कि उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है भाजपा के पास वहां पर कि जो ममता बनर्जी को चैलेंज कर सके। तो एक ओवर डिपेंडेंस मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर है वहां पर। और हमने ये देखा है कि जहां जहां पे पॉपुलैरिटी रेटिंग सीएम की काफी अच्छी रही है, जैसे दिल्ली 2020, बिहार में नीतीश कुमार 2015, या 2019 में नवीन पटनायक उड़ीसा में, जहां जहां भी मोदी जी का टक्कर पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स के साथ रहा है, वहां वहां भाजपा चुनाव हारी है। और अभी अगर देखेंगे तो क्योंकि सीएम कैंडिडेट भाजपा ने अनाउंस नहीं किया है, तो मोदी जी और ममता जी का अगर हम रेटिंग देखेंगे तो लगभग बराबर ही है। इसलिए कांटे की टक्कर है वहां पर। यहाँ पे भाजपा के लिए मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि सीएम कैंडिडेट अनाउंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सीएम कैंडिडेट भाजपा नॉर्मली अनाउंस नहीं करती है और चुनाव जीती। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो सीएम दौड़ में आगे होता है जो भी, वही पार्टी नॉर्मली चुनाव जीतती। तो सीएम की दौड़ में आज
ममता बनर्जी आगे हैं तो नेचुरली नॉर्मली टीएमसी चुनाव जीतनी चाहिए। लेकिन जब कोई दूसरी पार्टी या अपोजिशन पार्टी सीएम कैंडिडेट नहीं अनाउंस करती है, तब जब ये सवाल लोगों से पूछा जाता है तो नॉर्मली और नेचुरली टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल जो एग्जिस्टिंग सीएम होता है उसका ही चेहरा आता है, क्योंकि दूसरी तरफ से सीएम कैंडिडेट अनाउंस ही नहीं हुआ। तो इन केसेस में जहां पे सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ होता, ये जो क्वेश्चन है ये आपको नहीं बता सकता है कि कौन जीत रहा है। अगर हम देखेंगे तो 2018 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह दोनों रेटिंग्स में सबसे आगे थे, क्योंकि कांग्रेस ने सीएम कैंडिडेट ही अनाउंस नहीं किया, लेकिन बीजेपी वहां हारी थी। इस परिवेश में जहां पे सीएम कैंडिडेट भाजपा नहीं अनाउंस करती है उन स्टेट्स में, वहां पे आपको पॉपुलैरिटी ऑफ सीएम वर्सेस पॉपुलैरिटी ऑफ पीएम देखना पड़ता है। इन दोनों की रेटिंग्स देखनी पड़ती है, जो कि अभी मोटा मोटी दोनों की रेटिंग ऑलमोस्ट बराबर ही चल रही है। वीकनेस में ये भी है कि 294 सीटों पर उनका उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है, इसलिए टीएमसी और अन्य पार्टियों से लोगों को एडमिट किया जा रहा है, बिकॉज भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है। 100 के लगभग सीटें वहां पर माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस्ड है, जहां पर माइनॉरिटीज की आबादी 25% से अधिक है, वहां पर भी भाजपा का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि अगर माइनॉरिटी वोट स्प्लिट होता है टीएमसी, महाजोत और एआईएमआईएम में, तो थोड़ा बहुत फायदा वहां पर देखने को मिल सकता है। ये सब 2-3 फैक्टर्स हैं जो उनकी वीकनेसेस हैं वहां पर। और अपॉर्चुनिटी में तो ये जरूर है कि अगर भाजपा नॉर्थ ईस्ट में तो पहले ही कब्जा कर चुकी है, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट जो है, झारखंड में भी आज भाजपा की सरकार नहीं है और उड़ीसा और बंगाल में आज तक वो अपनी सरकार नहीं बना पाए हैं, तो एक ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि ईस्टर्न इंडिया में भाजपा अपना परचम लहरा सके। थ्रेट में ये है कि थ्रेट उनको टीएमसी से है ही, बिकॉज टीएमसी वहां पर सरकार में है। और एक थ्रेट ये भी है कि अगर लेफ्ट और कांग्रेस थोड़ा बहुत अपना वोट वापस लेने में सफल होती है, तो भाजपा को नुकसान वहां पर उठाना पड़ सकता जी, भाजपा और तृणमूल में साझा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो तीसरा मोर्चा है लेफ्ट और कांग्रेस का, उसको किस स्थिति में देखते हैं आप? है। लेफ्ट और कांग्रेस ये एक मतलब अजीबोगरीब अलायंस है, इन द सेंस कि लेफ्ट और कांग्रेस केरल में तो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं आज की डेट में। लेकिन यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हालांकि ये अलायंस पिछली बार भी हुआ था, और इस अलायंस का फायदा ज्यादा कांग्रेस को देखने को मिला था, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी, क्योंकि लेफ्ट का जो वोट था, जो भी बचा कुचा वोट था लेफ्ट का, वो तो कांग्रेस को ट्रांसफर हो चुका था या हो गया था, लेकिन कांग्रेस का वोट लेफ्ट को ट्रांसफर नहीं हुआ। तो एक सीमलेस ट्रांसफर जो अलायंस में होता है, क्योंकि 1+1 2 नहीं होता, तो यहाँ पर वोट ट्रांसफर का इशू होगा। कांग्रेस का वोट नेसेसरीली लेफ्ट को शायद ट्रांसफर ना, लेकिन जहां पर भी माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस सीट्स हैं, जहां पर कांग्रेस का लगभग 10% जो वोट शेयर है आज के डेट में, वो मोस्टली माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स में है, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर में। तो वहां पे अगर लेफ्ट का जो थोड़ा बहुत वोट है और आईएसएफ का वोट अगर इस अलायंस को पड़ता है, तो ये जो 100 माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस सीट है वहां पे कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस अच्छा कर सकती है। पिछली बार लगभग 40 सीटें इन दोनों पार्टियों ने वहां जीती। तो ये अगर अच्छा करेगी इन सीट्स पे, तो टीएमसी का ही जो सीट्स है या टीएमसी का जो वोट शेयर है इन सीट्स पे कम होगा। तो ये जो अलायंस है दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकती है। माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस सीट्स पर अच्छा करेगी तो टीएमसी को नुकसान होगा, और जो नॉन माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस सीट जो 200 सीटें हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी को जो भी वोट लोकसभा में मिलता है वो उसको नॉर्मली बचा नहीं पाती उस वोट शेयर को। तो अगर 40% वोट शेयर में से 5-6% वोट शेयर भी लेफ्ट या महाजोत को वापस जाता है, तो जो 200 नॉन माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस सीट्स है वहां पे भी वो कुछ वोट्स पा सकती हैं, और उससे भाजपा को नुकसान हो सकता है।
जी जब तक कि लोगों को ये ना लगे कि लेफ्ट और कांग्रेस को वोट देना वेस्टेज ऑफ वोट। लेकिन क्योंकि वो अभी जो उनका वोट शेयर है लोकसभा में, दोनों लोकसभा में अलग अलग लड़े थे और दोनों को मिला के लगभग 12-13% वोट है। अब एक तरह से बॉटम आउट है ये वोट, इससे नीचे इन दोनों का वोट शेयर जो है नहीं पहुंचने वाला। तो इससे अगर बढ़ता है तो दोनों ही पार्टी को अलग अलग केसेस में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर बहुत ही क्लोज इलेक्शन होता है तो महाजोत का ये भी ऑब्जेक्टिव है, या ये भी वो लोग सोच रहे हैं कि अगर बहुत ही क्लोज इलेक्शन होगा तो क्या पता किंग मेकर के रूप में इवॉल्व होकर बाद में देखा जाए कि किसको सपोर्ट करना और किसको नहीं। प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है बीजेपी का वो 100% नहीं है, क्योंकि 30% जो माइनॉरिटी वोट है वो बीजेपी का है ही नहीं, या बीजेपी को वोट करने वाला है ही नहीं। इसलिए बीजेपी के चांसेस इस चुनाव में कम है। बट अगर आसाम देखा जाए तो वहां पे तो डिनोमिनेटर 65% ही था, बट बीजेपी जीती। बिहार और यूपी भी अगर देख लें और वहां भी अगर हम मुस्लिम और यादव वोट हटा दें तो डिनोमिनेटर 65, 70, 75% ही रहा है और वहां भी बीजेपी जीती है। कोई जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर 100% ना हो तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, बिकॉज अगर वो बाकी 70-75% का 60% भी अगर भाजपा को मिल जाता है, विच इज 42-45%, तो भाजपा ये चुनाव जीत सकती जी। तो मुस्लिम वोट के लिए हम देख रहे हैं कि स्प्लिट करने के लिए 3 पार्टीज़ आ गई हैं। एक तरफ तृणमूल है, एक तरफ आईएसएफ है और एक तरफ एआईएमआईएम है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्प्लिट होगा, वह कुछ एरिया वाइज़ होगा, किसी रीजन में किसी पार्टी को जाएगा या ओवरऑल कोई ऐसी पार्टी है जो इस स्प्लिट में आगे निकल सकती है? है। नहीं, अभी भी तृणमूल कांग्रेस ही माइनॉरिटी कम्युनिटी वोट लेने के लिए फेवरेट पार्टी है। लेकिन ये जरूर होगा कि अलग अलग सीट पे अलग अलग डायनामिक्स के हिसाब से माइनॉरिटीज वोट करेंगी, क्योंकि अगर उनका ऑब्जेक्टिव है कि बीजेपी इन सीट्स पे हारे या बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार ना बना पाए वेरियस रीजंस की वजह से, तो वो टैक्टिकल वोटिंग जरूर करेगी। और टैक्टिकल वोटिंग जब करेगी तो वो जरूर देखेगी कि यहाँ पे टीएमसी का कैंडिडेट मजबूत है, या यहाँ पे महाजोत का कैंडिडेट मजबूत है, या यहाँ पे एआईएमआईएम का कैंडिडेट मजबूत। 100% कोई भी कम्युनिटी किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन 65-70% इज कंसिडर्ड एज अ गुड परसेंटेज ऑफ सपोर्ट। और लोकसभा में हमने देखा है कि टीएमसी को 65% माइनॉरिटी सपोर्ट मिला था। तो वोट जरूर स्प्लिट होगा। इसी वोट स्प्लिट की बदौलत भाजपा लोकसभा में मालदा उत्तर सीट जीतने में सफल भी रही। तो वोट स्प्लिट जरूर होगा, लेकिन एक ये भी है कि कांग्रेस और लेफ्ट या आईएसएफ जो भी सीट्स जीतेगी अल्टीमेटली, और अगर कहीं बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाता है एंड में, तो ये भाजपा को तो सपोर्ट नहीं करेंगी सरकार बनाने के लिए। तो ये भी भाजपा एक तरह से कंसिडर करना पड़ेगा कि ये टीएमसी की ही सीट्स है अल्टीमेटली। जी, अल्टीमेटली वो लोग एक दूसरे के साथ बैठ के कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए एक साथ आ सकते जी। और मुद्दे अगर बात करें कि चुनाव में क्या मुद्दे हावी होंगे, क्योंकि एक तरफ तृणमूल आरोप लगा रही है कि भाजपा पोलराइजेशन का फायदा उठा रहे हैं, दूसरी ओर भाजपा ज्यादातर विकास के मुद्दे पर फोकस कर रही है। तो कौन सा मुद्दा ऐसा है जो वोटर्स को आकर्षित करेगा? हैं। देखिए, अलग अलग वोटर के लिए अलग अलग मुद्दा काम करता है। तो जो अगर हार्डकोर हिंदुत्व वोटर है उसके लिए हिंदुत्व या पोलराइजेशन या सीएए या एनआरसी का मुद्दा काम करेगा। जो गरीब वोटर है उसके लिए स्कीम्स का बेनिफिट उनको मिल रहा है कि नहीं, वो मुद्दा काम करेगा। तो विकास का मुद्दा काम करेगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले 50 साल से बंगाल में जो सरकार रही है वो एक ऑपोजिशन पार्टी की रही है। तो सेंटर में किसी और की सरकार रही है और बंगाल में किसी और की सरकार रही है, जिससे कि उसके डेवलपमेंट और विकास पे असर पड़ा है। बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए डबल इंजन की सरकार, जो उनका जो पेट स्लोगन है, वो यहाँ आजमाने की कोशिश हो रही है कि अगर यहाँ फिर से ममता बनर्जी की सरकार आएगी और वो कॉन्फ्रंटेशन में रहेंगी
मोदी जी की सरकार के खिलाफ, तो यहाँ पर विकास नहीं होगा। भाजपा ऑलरेडी आरोप लगा रही है कि बहुत सारे जो सेंट्रल स्कीम्स हैं वो टीएमसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। फिर बैकफुट पर आके टीएमसी ने अभी जाकर फार्मर्स का नाम दिया है और पीएम किसान निधि स्कीम जो है अभी इम्प्लीमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट हमेशा ही मुद्दा रहा है, इस बार भी एक मुद्दा रहेगा। करप्शन एक मुद्दा है। जिन लोगों को कुछ अपना कुछ भी काम कराने के लिए हर 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 स्टेज पे ऑफिसर्स को या टीएमसी के रैंक एंड फाइल को रिश्वत देनी पड़ती है, वो लोग, उन लोगों के लिए करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रीजनल प्राइड एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। जैसा हमने देखा है कि गुजरात में गुजराती अस्मिता एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महाराष्ट्र में मराठी प्राइड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एक जो भाजपा की जो एक हिंदू नेशनलिज्म की जो थियोरी है उसको काउंटर करने के लिए ममता ने एक जो सब रीजनलिज्म और सब नेशनलिज्म, तो बंगाली प्राइड की एक बात करी है, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की बात करी कि बीजेपी जो है वो एक आउटसाइडर्स की पार्टी है, हिंदी स्पीकिंग नॉर्थ इंडियंस की पार्टी है या गुजराती। इसलिए भी हम देख रहे हैं कि भाजपा दूसरे पार्टी से लोगों को ले रही है क्योंकि वो दिखना चाहती है कि वो एक बंगाली पार्टी। अ, इसको निगेट करने के लिए आपने देखा होगा कि जो ब्रिगेड परेड में रैली हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाजपा या जनसंघ के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो बंगाल के ही थे। तो भाजपा ज्यादा रूट्स और कल्चर और हेरिटेज से जुड़ा हुआ है। तो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर एक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां भी आउटसाइडर 10-15% है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर को खींचते हैं और आउटसाइडर कंसोलिडेट करते हैं भाजपा की तरफ, और इनसाइडर वोट स्प्लिट होना ही है बिकॉज 85% तो नहीं पड़ने वाला टीएमसी को, तो वो भी एक फैक्टर बन के उभर रहा है। इस तरह से बाकी जो नॉर्मल बिजली सड़क पानी जो मुद्दे हैं वो तो मुद्दे होते ही हैं। एंटी इनकमेंसी एक मुद्दा होगा, उसको निगेट करने के लिए टीएमसी ने लगभग 60 एमएलए का टिकट काटा है एंड एंड में जाके, क्योंकि टीएमसी भी इस बात को जानती है कि अगर हम सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट करेंगे, अगर हम लोकल कॉन्टेस्ट करेंगे, एक लोकल चुनाव करेंगे, और क्योंकि लोग नाराज हैं एमएलए से, क्योंकि लोग नाराज हैं टीएमसी गवर्नमेंट से, बट उतना ज्यादा नाराज नहीं है ममता से, तो वो भी एक प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट करने को फोर्स्ड है। तो वो भी ममता जी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, जो कि बीजेपी के लिए अच्छा है बिकॉज बीजेपी के पास कैंडिडेट्स ही नहीं है। तो बीजेपी भी मोदी जी को आगे रखकर ये चुनाव लड़ेगी। तो एंड एंड में काफी प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट होगा और जिसका भी कैंपेन लोगों को प्रभावित करेगा वो पार्टी जीते। हर चुनाव में लगभग 12 से 15% अनडिसाइडेड वोटर होते हैं, जो कि एकदम लास्ट लास्ट मोमेंट पे 2-3 दिन पहले या चुनाव के दिन डिसाइड करते हैं कि किसको वोट करें। तो इसकी हवा बनती है क्योंकि चुनाव अभी अभी कैंडिडेट्स अनाउंस हो रहे हैं। टीएमसी ने तो कर दिया है बट भाजपा ने अभी तक किया नहीं है। अभी कैंडिडेट्स अनाउंस हो रहे हैं, तो धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हो रहा है और जिसके पक्ष में हवा बनेगी उसके पक्ष में ये मेजोरिटी ऑफ 12 से 15% लोग जो अनडिसाइडेड होते हैं वो लोग वोट करते हैं और अल्टीमेटली दे कुड इमर्ज एज द किंग मेकर्स। तो ओपिनियन पोल्स भी एक कारण है। जैसे अभी रिसेंटली आया है टाइम्स नाउ सी वोटर का, उसमें 154 मिले हैं ममता बनर्जी को, और जो दूसरे हैं वो भी 154 से 164 के बीच में ही अनुमान लगा रहे हैं। तो ये काफी कम मार्जिन है। तो इसको इससे पलटने की कितनी संभावना है, या इससे ज्यादा या कम होने की कितनी संभावना है? अब अब हमने देखा है कि ओपिनियन पोल्स के नंबर्स और इवन एग्जिट पोल्स के नंबर्स भी गलत साबित हुए, बट फिर भी अगर हम इनको सही भी माने तो जो लीड है जैसा आप कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो 148 इज द सिंपल मेजोरिटी मार्क, और अगर आप कह रहे हैं 154 टीएमसी को आ रहा है मतलब चुनाव काफी क्लोज है। हमने देखा है कि इनिशियल ओपिनियन पोल्स में जो नंबर्स आते हैं इनकम्बेंट के, वो नंबर्स 20 से 25% जो सीट्स की टैली होती है वो एक्चुअल रिजल्ट में कम आते हैं। 200-225 एनडीए को महाराष्ट्र में बताया जा रहा था, आया था 150-160। 80 बताया जा रहा था हरियाणा में, 40 आई थी। बिहार में भी 150 160 बताया जा रहा था इनिशियल पोल्स में, और आई 125। तो ये एक जरूर फैक्टर है जिससे बीजेपी को कंफर्ट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि श्योर शॉट ही
बीजेपी की टैली जो बताई जा रही है उससे बढ़ेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा और एक ऐसा कैंपेन करना पड़ेगा, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। जब तक वो माहौल ऐसा ग्राउंड पे क्रिएट नहीं होगा कि किसी की भी सरकार बन जाए बस, बट इस सरकार को यहाँ से हटाना है, तब तक भाजपा के लिए जीतना मुश्किल है, क्योंकि 100 सीटें हैं जो कि माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस्ड हैं, जहाँ पे भाजपा का उतना अच्छा प्रभाव शायद नहीं होगा। और दूसरा, लगभग 160-170 सीटें साउथ बंगाल में है, जहाँ पर टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ पर भाजपा ने इवन लोकसभा में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जी। तो ओपिनियन पोल्स आज के हिसाब से बताते हैं कि अभी क्या चल रहा है। अभी के हिसाब से अगर लॉजिकली देखेंगे तो टीएमसी जरूर मार्जिनली अहेड है। जी। और जो फेजेस में चुनाव हो रहा है, तो क्या कोई स्पेसिफिक फेज है जिसको आप देखते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ झुकेगा, या मिक्स्ड फेज रहेंगे, फेजेस में सब कुछ मिक्स्ड प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी? ये फेजेस तो सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बीजेपी ने जो अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा में, वो नॉर्थ बंगाल जो और जो ऊपर हिली रीजन है, और इधर जो झारखंड से जो बॉर्डर से जो एरिया है जिसको जंगल महल बोलते हैं, इन तीनों रीजन्स में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन जो चंक रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें हैं, 167 सीट्स, वो साउथ बंगाल का है। और इस बार जिस तरह से फेजेस हैं, साउथ बंगाल की सीटें तीसरे चौथे फेज से शुरू हो जाएंगी, तो तीसरे से आठवें तक थोड़ी थोड़ी सीटें हो रही हैं। और बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े बड़े हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 23 जिले हैं और हर एक जिले में 12-13 से ऊपर विधानसभा सीटें हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी 2-2, 3-3 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है। साउथ बंगाल में सेंध मारना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए भी शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में इंडक्ट किया गया है। लेकिन अब वो एक क्लोज कॉन्टेस्ट में ममता के साथ अपने ही सीट पर फंस गए हैं, तो वो कितना कैंपेन कर पाते हैं और एक्चुअली में उनका कितना प्रभाव है, जितना वो क्लेम करते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि बीजेपी साउथ बंगाल में कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब एक बात क्लियर है कि जिस जिस हिसाब के वोट शेयर्स हैं, लेफ्ट का वोट बॉटम आउट हो चुका है। तो 12-13% महाजोत का वोट मिनिमम है, इससे नीचे नहीं पहुंचे। अदर्स आपके 4-5% है। बीजेपी 40% में चुनाव जीत नहीं सकती जो इनको लोकसभा में आए। और अभी अगर हम सी वोटर और बाकी पोल्स देखेंगे तो वो 35-40 के बीच में बीजेपी का वोट शेयर बता रहे हैं। तो अब बीजेपी को जीतने के लिए टीएमसी के ही वोट शेयर में सेंध मारनी पड़ेगी। अब लेफ्ट का और वोट बीजेपी के पास नहीं आने वाला, बिकॉज एकदम बॉटम आउट। तो अब टीएमसी में सेंध मारनी, एक तो जो वोट आया है लोकसभा में उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर 40%, 40.6, 41% वोट शेयर था, तो उसको बचा के रखना, क्योंकि हमने देखा है पिछले चुनाव में कि उससे कम हो जाती है बीजेपी जब स्टेट के चुनाव होते हैं, बिकॉज डायनामिक्स अलग होता है। नेशनल इलेक्शन में बीजेपी को एक बम्प मिलता है। तो सबसे पहले तो वो 41% वोट शेयर जो मिला है उसको बचा के रखना है। दूसरा है कि अब आपको 4-5% वोट जो एक्स्ट्रा चाहिए जीतने के लिए, वो आपको टीएमसी से लेना पड़ेगा। तीसरा है कि जो 12-15% जो अनडिसाइडेड वोटर हैं, उसको आप कैसे लुभा सकते हैं अपने कैंपेन से, अपने मैनिफेस्टो प्रोमिसेस से, वो देखने की बात है। टीएमसी का जो वोट है, हमने जो पहले डिस्कस किया, 2/3 कांग्रेस का है और 1/3 गरीब लोगों का वोट है जो लेफ्ट से गया है। ये जो वोट बैंक है, ये एक वल्नरेबल वोट बैंक है, क्योंकि नेशनली बीजेपी के प्रो पुअर पॉलिसीज और स्कीम्स की वजह से, चाहे वो आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा लोन्स हो, आयुष्मान भारत, इन सब की वजह से बीजेपी जो पहले रिच और मिडिल क्लास की पार्टी मानी जाती थी, अब 2019 में जो जीत मिली है भाजपा को, वो पुअर और लोअर क्लास ने दिलाई, तो इतनी बड़ी जीत। तो नेशनली जो है कि ये वोटर बीजेपी के पास है ऑलरेडी, स्टेट में ये वोटर टीएमसी के पास है। तो ये जो 15% वोट शेयर जो टीएमसी का लेफ्ट से जो उनको मिला है, जो गरीब और
मार्जिनल फार्मर्स और लैंडलेस लेबर का है, उस वोट को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। बीजेपी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि अगर वो आती है पावर में तो 18,000 रुपए फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि 3 साल से ये स्कीम यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो देखना पड़ेगा कि मैनिफेस्टो में बीजेपी क्या इन वोटर्स के लिए लेके आती है जो बीजेपी को हेल्प करेगी इनके वोट में सेंध मारने के लिए। एआईएमआईएम और आईएसएफ से बीजेपी ये एक्सपेक्ट करेगी कि वो उसके माइनॉरिटी वोट बैंक में सेंध मारे, क्योंकि अगर टीएमसी का वोट आप खींच नहीं पा रहे, बट टीएमसी का वोट अगर कम हो जाए तो आपके बराबर आ सकता है। और हमने देखा है कि अगर माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट्स में भी नेशनली बीजेपी काफी अच्छा करती है, क्योंकि वोट बहुत कंसोलिडेट होता है, वहां बहुत पोलराइज इलेक्शन होता है। तो अगर ये दोनों पार्टियां काफी ज्यादा डेंट मारने में सफल होती हैं टीएमसी के वोट बैंक में माइनॉरिटी सीट्स में, तो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में बीजेपी भी कुछ सीटों में निकल के आ सकती है, अगर काफी पोलराइज इलेक्शन हो तो ये 3-4 चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को अपनी स्ट्रेटेजी और कैंपेन आगे बनानी पड़ेगी। जी, और नंदीग्राम की सीट ऐसी बन चुकी है जिसका सिंबॉलिक महत्व भी है, लेकिन वास्तविकता में चुनाव परिणामों या पूरे बंगाल के इलेक्शंस पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? ममता बनर्जी ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं उनसे बड़े लीडर नहीं हैं, और ममता बनर्जी ही टीएमसी की या राज्य की सबसे बड़ी लीडर है, और वो किसी भी सीट पे खड़ी होके जीत सकती हैं। उससे एक मैसेज जरूर जाता है, जो भी लोग छोड़ के आए हैं टीएमसी और बीजेपी से टिकट लेके लड़ रहे हैं, कि ममता उनको आसानी से नहीं छोड़ने वाली, वो उनको हरा के दम लेंगी। अब इसका पूरे स्टेट पे अब टीएमसी कैडर जो थोड़ा डिमोटिवेटेड होगा बिकॉज ऑफ दी एक्सोडस ऑफ लीडर्स, जो लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत नाराजगी और डिमोटिवेशन होगा, तो उससे जरूर उनका कैडर चार्ज अप होता है। बट हालांकि एक ही सीट है, अगर वहां ममता बनर्जी जीत भी जाती हैं तो कोई मतलब ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएंगी, लेकिन हार जाएंगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और चुनाव कोई भी हार सकता है, बड़े बड़े लीडर्स हमने देखा इंडिया में चुनाव हारे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, इंदिरा गांधी हो, और राहुल गांधी अगर बड़ा लीडर मानते हैं तो राहुल गांधी भी चुनाव हारे हैं। तो चुनाव कोई भी हार सकता है। अगर टीएमसी ये कह रही है कि जो 1 लाख के करीब वोट जो शुभेंदु अधिकारी को मिला है वो टीएमसी का वोट है, तो ऐसा थंब रूल आप समझ लीजिए कि 1/3 जो वोट होता है पार्टी सिंबल का होता है, 1/3 स्टेट लीडरशिप का होता है, और 1/3 कैंडिडेट का होता है। तो अगर हम मान भी लें कि वो टीएमसी का वोट है, तो उसमें से 30-35 हजार वोट तो शुभेंदु अधिकारी का है 1 लाख में से, मिनिमम, ज्यादा ही होगा बट इतना भी मान लें, प्लस उसमें अब बीजेपी का वोट ऐड होगा। तो जो वोट टीएमसी और उनकी लीडर का शुभेंदु अधिकारी के वोट में से कम होगा, लगभग 70,000, 35 इनके पास ऑलरेडी है, और 35,000 वोट भी अगर आता है भाजपा का तो 70-70 होता है। ठीक है, तो इतना आसान चुनाव दोनों के लिए नहीं है। ममता की ये मजबूरी रहेगी कि वो अब वहां लड़ रही है, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगी। शुभेंदु अधिकारी वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, बिकॉज उनको जीत, अगर वो जीत जाते हैं तो उनका स्टैचर और बढ़ता है, और अगर भाजपा जीत जाती है तो भाजपा फिर उनको सीएम चेयर देने से मना नहीं कर सकती। एटलीस्ट डेप्यूटी सीएम चेयर तो वो लेके रहेंगे अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो शायद थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहें। वो वहां ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो बाकी साउथ बंगाल में जो 60-65 सीटें हैं वहां पे उतना समय नहीं दे पाएंगे। तो मतलब काफी मूविंग पीसेस है, बट हाँ, सिंबॉलिकली it will define the context, or it will define the way the results of West Bengal pan out. जी, काफी सारी जानकारी के साथ देखते रहें सुधार।